द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वहाँ पर कोई उनको काम कंप्लीट करवाना होता है तो उसके लिए वो जो है कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढते हैं और उन कॉन्ट्रैक्टर के जरिए वो अपना काम कराते हैं। जैसे अब सपोज कि गवर्नमेंट को रोड जो है बनवाना होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेशनल हाईवेज या फिर स्टेट हाईवेज जो है स्टेट गवर्नमेंट को बनवाना होता है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को जो है रोड बनाने की जिम्मेदारी दे देते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करके उस रोड को बनाकर कंप्लीट करके जो है वो दे देता है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर जो है उस काम को कंप्लीट करने के लिए जिन भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करता है, सपोज कि 1 साल का काम है, 6 महीने का काम है, और फिर जो है उसके लिए जो भी एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करेगा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। क्लियर? उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वो एम्प्लॉय नहीं होते हैं कि हर महीने जाएंगे और हर महीने सैलरी मिलेगी। वो क्या है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए काम को कंप्लीट करने के लिए उनको रिक्रूट किया जाता है। तो ऐसे लेबर को हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको जो है डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट जो है बनाया गया है। क्लियर? किन के लिए? ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हों। क्लियर? तो एन एक्ट टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। तो ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ए वर्कमैन शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर व्हेन ही इज हायर्ड इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क बाई और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे लेबर जिनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया गया है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, उनको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहेंगे। चाहे जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, यानी कि जिसने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है काम कंप्लीट करने के लिए, उसके नॉलेज में है या फिर नहीं है। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर ने रिक्रूट किया है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहलाएंगे। सपोज कि गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने XYZ कॉन्ट्रैक्टर को जो है सिलेक्ट किया कि रोड बनानी है 10 किलोमीटर की। तो अब जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो ये, उसको चाहे ये पता हो चाहे ना पता हो कि एम्प्लॉय कौन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहलाएगा। क्लियर? अब ये अप्लाई कहाँ होता है, तो इट अप्लाइज, तो सेक्शन 1 में चीज़ कही गई है कि इट अप्लाइज टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ये हर एस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा ये एक्ट, जहाँ पर 20 या उससे ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं या फिर पिछले 12 महीने में 20 से उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो वहाँ पर जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और वहीं पे टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज़ और हु एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ 20 और मोर वर्कमैन, यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर ने 20 या 20 से ज़्यादा पिछले 12 महीनों में जो है एम्प्लॉय किया है, तो वो भी, उन पर भी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 एप्लीकेबल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग सेक्शन में वो कुछ मॉडिफिकेशन कर लेती हैं या फिर कोई नया सेक्शन ऐड कर देती हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस सेक्शन में जो है चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है कि टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट इन विच 50 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वेयर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जहां पर 50 से उससे ज़्यादा एम्प्लॉय को रिक्रूट किया गया है या फिर पिछले 12 महीने में रिक्रूट किया गया था, तो उन पर यह एक्ट लागू होगा। या फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने 50 या 50 से ज़्यादा वर्कमैन जो है पिछले 12 महीने में रिक्रूट किया है, तो उन पर जो है ये एक्ट लागू होगा उत्तर प्रदेश में। तो जो एक्ट आया उसमें 20 है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में अमेंडमेंट किया गया उसके अकॉर्डिंग 50 का यहाँ पर क्राइटेरिया फिल कर दिया गया है। क्लियर? तो अब जो इस एक्ट में द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट है, तो यहाँ पर जो है पहले एक सेंट्रल एडवाइजरी, यानी कि जिसको हम सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड कहते हैं, वो बनाया गया है। फिर स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बना है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनका द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको लाइसेंस मिलता है। उसके बाद फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर को रिक्रूट कर सकते हैं। और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और फिर लास्ट में अगर वो जो इस एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, फिर किसी भी प्रोविजन को ब्रेक करते हैं, तो उनके ऊपर अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो हम बात कर लें कि सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड, जो कि सेक्शन 3 में, इस एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया है। तो जो सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। क्लियर? ये जो बोर्ड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को लेकर जो भी सजेशंस होते हैं। तो द सेंट्रल बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिक्रूटमेंट करेगा। तो चेयरमैन होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। वहीं पे द चीफ लेबर कमिश्नर होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और वहीं पे सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 17 बट नॉट लेस देन 11, यानी कि 11 से 17 मेंबर तक जो है कुछ मेंबर 11 से 17 लोग जो है एज अ मेंबर इस सेंट्रल बोर्ड में
रहेंगे। तो एक चेयरमैन, एक चीफ लेबर कमिश्नर और 11 से 17 मेंबर होंगे इसमें, ठीक है। वो मेंबर कौन होंगे? टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, द रेलवे, द कोल इंडस्ट्री, द माइनिंग इंडस्ट्री, द कॉन्ट्रैक्टर, द वर्कमैन एंड एनी अदर इंटरेस्ट विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो 11 से 17 मेंबर होंगे वो जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ रेलवे को, कुछ कोल इंडस्ट्री को, कुछ माइनिंग इंडस्ट्री को, कुछ कॉन्ट्रैक्टर को और कुछ वर्कमैन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हम मान लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 17 मेंबर रिक्रूट करती है, मेंबर को अपॉइंट करती है, एक चीफ लेबर और एक चेयरमैन, तो टोटल 19 लोग यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड में हो सकते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द वर्कमैन शैल नॉट बी लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेंट्रल बोर्ड को, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड को, तो वहाँ पर जो रिप्रेजेंट करते हैं वर्कमैन को, उनकी संख्या जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर को जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनकी संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यानी कि जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो या तो इक्वल हों या फिर ज़्यादा हों एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर के नंबर से। क्लियर? इसी तरीके से स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड जो है वो बनाया जाता है। सेक्शन 4 में इसके बारे में बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो जो है स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड अपने यहाँ पर बनाएगी और इस स्टेट बोर्ड में जो है एक चेयरमैन होंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वहीं पे लेबर कमिश्नर होगा या फिर उसके एब्सेंस में कोई भी ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो वहाँ पर काम करेगा। और वहीं पे सच नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 9। तो यहाँ पर 9 से 11 है। इससे पहले जो सेंट्रल बोर्ड था वहाँ पर जो है 11 से 17 था और यहाँ पर 9 से 11 है। तो सच नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 9 एज द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट। तो यहाँ पर कितने हो गए? अगर हम मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो 11 मेंबर, एक लेबर कमिश्नर, एक चेयरमैन, तो यहाँ पे 13 लोगों की टीम यहाँ पर स्टेट बोर्ड में होती है। तो यहाँ पे जो मेंबर होंगे सिमिलरली टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, द इंडस्ट्री, द कॉन्ट्रैक्टर, द वर्कमैन एंड एनी अदर इंटरेस्ट इन विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑट टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्टेट बोर्ड। तो जो मेंबर होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे, वो वर्कमैन को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। वहीं पे यहाँ पे भी सिंपलर कंडीशन है कि जो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर होंगे जो वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनकी संख्या ऐसे मेंबर्स जो कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उनसे कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब तो ये बात होगी एडवाइजरी बोर्ड की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए एडवाइजरी बोर्ड बना लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लिए एडवाइजरी बोर्ड बना लिया। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर होगी रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है जिसके बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट सच पर्सन बीइंग गेजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट टू बी रजिस्टरिंग ऑफिसर। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी गेजेटेड ऑफिसर को जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर के रूप में अपॉइंट करेगा और जो भी उसकी लिमिट्स होंगी या फिर जो भी उसके पावर होंगे वो जो है स्टेट गवर्नमेंट जैसा डिफाइन करेगी वैसा होगा। यहाँ पे बात होगी कि रजिस्टरिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। तो सेक्शन 7 में रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो बाई एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विद इन स्पेसिफाइड टाइम बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट एंड इशू टू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं जो भी इस एक्ट के अंदर आते हैं उनको जो है अपने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके पास जो है एप्लीकेशन देना होगा, जो भी फॉर्मेट है, और उसके बाद जब सभी चीज़ें कंप्लीट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद उनको जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। यूपी में यहाँ पर कुछ चेंज किया गया है कि ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन ऑल रेस्पेक्ट द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल ग्रांट और रिफ्यूज टू ग्रांट और ऑब्जेक्ट टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 1 डे फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में क्या है कि जब भी कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन देगा तो 1 दिन के अंदर ही जो है वहाँ पर रजिस्टरिंग ऑफिसर को बताना होगा कि उसका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। विद इन 1 डे जो है वहाँ पे बताना होगा। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड। यानी कि अगर सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड हैं और फिर भी रजिस्टरिंग ऑफिसर ने जो है कंफर्म नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उसको जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसको ग्रांट मिल चुका है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहीं पे अब जो है रजिस्ट्रेशन हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्टर की। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं
हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय करते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के तहत उनको जो है लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराने के लिए एम्प्लॉय लेबर को रिक्रूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब लाइसेंस देने के लिए भी क्या है, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग ऑफिसर बनाया, अपॉइंट किया। तो अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर, क्लियर। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देने के लिए लाइसेंसिंग ऑफिसर, सेक्शन 11 में इसकी बात कही गई है। तो द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट सच पर्सन बीइंग गेजेटेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट टू बी लाइसेंसिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर भी जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होगा वो क्या होगा, गेजेटेड ऑफिसर होगा, और जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो जो है उसकी लिमिट्स, उसकी पावर जो है वो अकॉर्डिंगली उसको वहाँ पर जारी बताएगी। वहीं पे जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होगा वो लाइसेंस देगा पहली बार या फिर रिन्यू करेगा अगर जरूरत पड़ेगी, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या फिर फी, यानी कि जो भी लाइसेंस के लिए फॉर्मेट होगा, जो भी उसमें डिटेल्स देनी है, जो भी उसके लिए फीस देना होगा, वो जब कॉन्ट्रैक्टर दे देगा उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होगा वो लाइसेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा। क्लियर। तो लाइसेंसिंग से रिलेटेड कहाँ है, सेक्शन 11 में बात कही गई है। क्लियर। तो अब अगला आता है कि आप जो प्रिंसिपल एम्प्लॉय है वो रजिस्ट्रेशन हो गया उसका, कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस मिल गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट का करता है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है लेबर को रिक्रूट कर लेता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो अब जब आप बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर किसी लेबर को एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपने यहाँ पर रिक्रूट करते हो तो आपको उसको कुछ वेलफेयर और उसको कुछ हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे बेनिफिट्स देने होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कैंटीन। तो सेक्शन 16 में कहा गया है कि वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर नंबरिंग 100 और मोर इज ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, वन और मोर कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूज ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट लेबर। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग अगर कॉन्ट्रैक्टर ने रिक्रूट किया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे और वहाँ पर जो लेबरों की संख्या है वो 100 से ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर नंबरिंग 100 और मोर, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको जो है कैंटीन की फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। और कैंटीन की फैसिलिटी एक या एक से ज़्यादा कैंटीन वहाँ पर उसको एज पर रिक्वायरमेंट वहाँ पर देनी होगी। क्लियर। इसके बाद सेक्शन 17 में कहा गया है रेस्ट रूम इन एवरी प्लेस वेयर इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट नाइट इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई काम है जहाँ पर रात में रुकना पड़ेगा तो उस केस में देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो रेस्ट रूम जो है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वो भी किसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, और उसी के द्वारा उसको मेंटेन किया जाइए। शैल बी सफिशिएंटली लाइटेड एंड वेंटिलेटेड एंड शैल बी मेंटेन्ड इन अ क्लीन एंड कंफर्टेबल कंडीशन। तो जो भी रेस्ट रूम्स हैं वो जो है वहाँ पर लाइटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, वेंटिलेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए और कंफर्टेबल कंडीशन वहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर। तो अगर रात में रुकना पड़ रहा है तो रेस्ट रूम भी कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर देना होगा। इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ में सेक्शन 18 में बताया गया है अदर फैसिलिटीज़, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट टू प्रोवाइड एंड मेंटेन। तो यहाँ पे भी किसकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि एक सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर जो है वहाँ पर प्रोवाइड करे, ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एट कन्वीनियंट प्लेसेस। तो बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके लिए आपको ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी आपको वहाँ पर मेंटेन रखनी पड़ेगी। ए सफिशिएंट नंबर ऑफ लैट्रिन एंड यूरिनल्स ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइप सो सिचुएटेड एज टू बी कन्वीनियंट एंड एक्सेसिबल टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन द एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि वहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी जो है कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर जो है मेंटेन रखनी होगी, वहाँ पर अवेल करनी होगी जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसको एक्सेस कर सकें। और वहीं पे वॉशिंग फैसिलिटीज़ यानी कि हाथ पैर मुंह धोने के लिए इन सब की फैसिलिटीज़ भी जो है, कपड़े धोने के लिए भी वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर। ये सेक्शन 18 में कहा गया है। इसके अलावा भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं, काम कर रहे हैं तो चोट लग सकती है, तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ की भी जो है यहाँ पे बात कही गई है सेक्शन 19 में। देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो कॉन्ट्रैक्टर ही जो है प्रोवाइड करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ही फर्स्ट एड फैसिलिटीज जो है मेंटेन करेगा। एंड एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स ए फर्स्ट एड बॉक्स इक्विप्ड विद द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट एट एवरी प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एम्प्लॉयड बाय हिम। तो कॉन्ट्रैक्टर ने जहाँ जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय किया है वहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स जो है वो वहाँ पर उसको रखना होगा, जिसको जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो किसी भी टाइम पे वर्किंग आवर्स में उसको एक्सेस कर सके। वहीं पे सेक्शन 20 कहता है ऑल expenses incurred by the principal employer in providing the amenity may be recovered by the contractor either by deduction from any amount payable to the contractor under any contract or as a debt payable by the contractor। यानी कि अगर इन द केस जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो पे करता है कॉन्ट्रैक्टर की जगह, तो उस केस में जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूलेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वसूलेगा, उनके जो भी पैसा देना होगा कॉन्ट्रैक्टर को वो वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। क्लियर। तो ये जो है
बात कही है कि अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है एक्सपेंस इनकर करता है तो उस केस में। अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको आप वेजेस भी दोगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल सोल देखी जाए तो कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तो सेक्शन 21 में बात कही है कि एक कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस टू ईच वर्कर एम्प्लॉयड बाय हिम एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड सच वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि अगर आपने उसको दिहाड़ी पे रखा है तो हर दिन आपको जो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, वेज देना पड़ेगा। अगर आपने उसको मंथली रखा है तो मंथली के बेसिस पे आपको जो है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और ये कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव ड्यूली अथोराइज्ड बाय हिम टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सच रिप्रेजेंटेटिव टू सर्टिफाई द अमाउंट पेड एज वेजेस, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्टर अपने जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं उनको वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, तो उस वक्त जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसका एथराइज किया हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर मौजूद होगा और वो जो है उसको वेरीफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सही अमाउंट मिल रहा है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू इंश्योर द डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस इन द प्रेजेंस ऑफ एथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो जब भी वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करे तो उस वक्त जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर मौजूद हो। इन केस द कॉन्ट्रैक्टर फेस टू मेक पेमेंट ऑफ वेजेस विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड और मेक शॉर्ट पेमेंट, यानी कि कोई ऐसा केस हुआ जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है पेमेंट नहीं कर पाता है, फिर कम अमाउंट पे करता है, देन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ वेजेस इन फुल और द अनपेड बैलेंस ड्यू, यानी कि तब वहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनेगी कि वो पूरा पेमेंट करे या फिर थोड़ा पेमेंट हुआ है तो जो बचा है वो पेमेंट करे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एंड रिकवर द अमाउंट सो पेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर आइदर बाय डिडक्शन फ्रॉम एनी अमाउंट पेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एज अ डेब्ट पेबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है पैसा नहीं पे कर पाता है या फिर थोड़ा पैसा पे करता है तो उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पूरा पैसा पे करे या फिर जो भी पैसा बचा है वो पे करे और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर के अमाउंट से वो जो है डिडक्ट कर ले, यानी कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो किससे काटेगा पैसा? कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसा देना है उससे पैसा वो काट लेगा। अब आता है कि अगर आप किसी भी रूल को, किसी भी सेक्शन को, प्रोविजन को अगर आप तोड़ते हैं तो आपके ऊपर क्या पेनल्टीज या फिर क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन सेक्शन 22 में कहा गया है कि हु एवर ऑब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर दिस एक्ट or whoever willfully refuses to produce on the demand of an inspector any register or other document kept in pursuance of this act shall be punishable with imprisonment of a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसी भी इंस्पेक्टर को उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने से रोकता है या फिर अड़चने डालता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर या फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं वो कोई डॉक्यूमेंट जो है नहीं दे रहे हैं या फिर उसको छुपा रहे हैं तो उस केस में उनको 3 साल का जेल हो सकता है या फिर 500 रुपए का उनको फाइन लगेगा या फिर दोनों ही लग सकता है उनके ऊपर। तो यहाँ तो बात हो गई कि अगर आप इंस्पेक्टर को डिस्टर्ब करते हो, ऑब्स्ट्रक्ट करते हो तो उस केस में आपको जो है 3 महीने की जेल या फिर 500 रुपए या फिर दोनों ही आपके ऊपर फाइन लग सकता है। वहीं पे अगर आप जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं उसको कॉन्ट्रावेंट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उस केस में आपको जो है शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विथ बोथ, यानी कि आपको 3 महीने की जेल या फिर आपको 1000 रुपये का फाइन या फिर दोनों ही आपको लग सकता है। एंड इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग कंट्रावेंशन विथ एन एडिशनल फाइन विच में एक्सटेंड टू 100 रुपीज़ फॉर एवरी डे, और अगर आप जो है फर्दर आप जो है उस प्रोविजन को तोड़ रहे होते हो तो उसके ऊपर पर डे के हिसाब से आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो जेल है 3 महीने की और 1000 रुपये है उसके अलावा आपको जो है 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। क्लियर? तो ये बात हो गई कि अगर आप कॉन्ट्रावेंट करते हैं किसी भी एक्ट को, प्रोविजन को, तो आपके ऊपर ये फाइन लग जाएगा। वहीं पे कुछ अदर सेक्शन है जैसे कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ, तो ये सेक्शन 28 में इसके बारे में कहा गया है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट टू बी इंस्पेक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ वो स्टाफ होता है जो कि डिफरेंट जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं वहाँ पर जाते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं, बुक्स को चेक करेंगे, रजिस्टर को चेक करते हैं। तो ये कौन अपॉइंट करेगा? जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वो जो है अपने यहाँ पर इंस्पेक्टिंग स्टाफ रिक्रूट कर सकती है। वहीं पे सेक्शन 29 कहता है कि रजिस्टर और अदर रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करना जरूरी होगा। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको रजिस्टर और जो अदर रिकॉर्ड्स हैं
उसको मेंटेन करना जरूरी है। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड एवरी कॉन्ट्रैक्टर शैल मेंटेन सच रजिस्टर एंड रिकॉर्ड गिविंग सच particular of contract labor employed, the nature of work performed by the contract labor, the rate of wages paid to the contract labor and such other particulars in such form as may be prescribed। तो ऐसा रजिस्टर या फिर रिकॉर्ड जो है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और एवरी कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करना जरूरी है, जहाँ पर कौन से लोग एम्प्लॉय हुए हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, किस तरीके का काम परफॉर्म कर रहे हैं, किस रेट से उनको वेजेस दिए जा रहे हैं, और जो अदर डिटेल्स हैं, एप्लीकेबल डिटेल्स हैं, वो जो है वहाँ पर उसके रिगार्डिंग रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 का, जहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, उसको कोई अपना काम कंप्लीट करवाना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को सर्च करता है, कॉन्ट्रैक्टर को वो काम कंप्लीट करने के लिए दे देता है, कॉन्ट्रैक्टर उस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ लेबर्स को हायर करता है जिनको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करने के रिगार्डिंग उसको रेगुलेट करने के लिए जो है ये एक्ट आया गया है। और यहाँ पर जो है पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उसके बाद जो है जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको अब लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को देना होता है, जैसे कैंटीन की फैसिलिटी, रेस्टरूम की फैसिलिटी, वाटर की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, वॉशिंग फैसिलिटीज़ और फर्स्ट एड फैसिलिटीज़। इसके अलावा जो है उनको वेजेस जो है टाइम पर देना होता है और सभी रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करने होते हैं। तो यही है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।